हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन में, जिसमें हमने अपने एक नए चैप्टर महाजनपद को शुरू किया था। इसका एक पार्ट हमने कवर किया था और आज होगा इसका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम महाजनपद के अंदर जो इम्पोर्टेंट वंश रहे, जो डायनेस्टीज रहीं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत होगी हमारी आज की पहली डायनेस्टी, जिसको हम जानेंगे हर्यंक डायनेस्टी के रूप में। यहाँ से सवाल आपके काफी सारे बनते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। और बाकी का जो कंटेंट है वो मैंने पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी करा हुआ है, तो वहां से आपकी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। हर्यंक डायनेस्टी, पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन सी डायनेस्टी है जिसने मगध महाजनपद को रूल किया। आंसर आपका आएगा हर्यंक डायनेस्टी। यहीं से आपका दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इस हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो इसमें आप लोगों को नाम याद रखना है किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार और बिंदुसार में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बिंबिसार है। तो चलिए फिर सबसे पहले अंकल बिंबिसार का ही हम जिक्र करते हैं। आइए भाई, बिंबिसार। तो इनसे रिलेटेड पहली चीज तो आपकी यही बन जाएगी कि महाजनपद मगध का जो फर्स्ट रूलर है वो उसको किसको कहा जा रहा है? बिंबिसार को कहा जा रहा है। कौन से वंश से संबंधित है? हर्यंक डायनेस्टी से संबंधित है। और ये जो हर्यंक डायनेस्टी है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया है? वो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा बिंबिसारा। तो एक सवाल बिंबिसार का जिक्र होते ही आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध के समकालीन यानी कि कंटेम्पररी के रूप में दिए गए 4 विकल्प में से कौन नजर आता है? तो बिंबिसार समकालीन थे किसके? गौतम बुद्ध जी के। कई सारे अलग अलग तरीके बिंबिसार के द्वारा अपनाए गए। क्यों? क्योंकि ये क्या करना चाहते थे ना, इस मगध को एक्सपेंड करना चाहते थे, इसकी पावर को और फैलाना चाहते थे। उन तरीकों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये लोगों के साथ अलायंस करेंगे, संधियां करेंगे, अपने आसपास के जो छोटे मोटे जनपद हुआ करते थे उनको अपने साथ में लेकर आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट बिंबिसार के नाम को दिया जाता है, क्या? अंग। अंग महाजनपद के बारे में मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना। तो अंग को डिफीट करने का एक इंपॉर्टेंट जो श्रेय है वो बिंबिसार को दिया जाता है। इसके अलावा अंग को लड़ाई करके अपने साथ ही लेकर आए। और मैंने आप लोगों को एक और महाजनपद का नाम बताया था, कौशल। इस कौशल की एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से राजकुमारी हुआ करते थे। उनका नाम हुआ करता था महकोशला देवी। मैं यहां पर लिख देता हूं, महकोशला देवी। इसके साथ शादी करके इस कौशल महाजनपद के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। तो इस तरीके से अपने आसपास के महाजनपदों के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करके एक अच्छी पोजीशन को बिंबिसार हासिल करता है। अंग साथ में आने के लिए मना करता था, तो उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और अंग को भी अपने साथ लेकर आया। ठीक है। एक सवाल आप लोगों से इस बिंबिसार के नाम पर पूछा जाता है और वो पूछा जाता है कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से तक्षशिला का एक रूलर हुआ करता था। उस तक्षशिला के रूलर के द्वारा अपना एक दूतावास बिंबिसार के पास भेजा गया था। उसका नाम अगर आप लोग याद रख पाए, याद रखिएगा, पुक्कू सती। ये नहीं बताता है, ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है ना, इन चीजों को आप लोगों को नहीं बताता है कोई। तो ये कौन है? गांधार रूलर है। गांधार रूलर ऑफ तक्षशिला। नाम क्या है? पुकुसती। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने एक एम्बेसी, एक अपने दूतावास को भेजा था बिंबिसार के पास। तो ये रहे हमारे आर्यंक डायनेस्टी के पहले आदमी बिंबिसार। तो देखो अभी मैं महाजनपद के अंदर इन डायनेस्टीज का जिक्र कर रहा हूं, इन और चर्चा होगी।
जब मैं मगध एम्पायर को ओपन करूंगा तो और बड़े तौर पर इनके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। बिंबिसार के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया। अच्छा, बिंबिसार का जो रूलिंग टाइम है, अब देखो प्राचीन इतिहास के अंदर रूलिंग टाइम एकदम फिक्स नहीं होते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। तो बिंबिसार का अगर आप लोगों को एक रेफरेंस के लिए अपने दिमाग में रखना हो तो 544 से लेकर 492 बीसी तक का रूल आप इस बिंबिसार का देखते हैं हर्यंक डायनेस्टी में। अगला रूलर हर्यंक डायनेस्टी का जो आप लोगों को नजर आएगा, काफी फेमस नाम है इसका अजातशत्रु। अजातशत्रु, और इसका जो रूलिंग टाइम है वो बिंबिसार के बाद शुरू होता है, यानी कि 492 बीसी से ये राजगद्दी पर आता है और 460 बीसी तक इस हर्यंक डायनेस्टी पर रहकर रूल करता है। अजात शत्रु का पापा कौन थे? बिंबिसार। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, अपने पापा को निपटा दिया। फादर का नाम ऑलरेडी मैंने बताया था अभी, बिंबिसार। तो अपने पापा की हरकतों को लेकर ये काफी परेशान रहता था भाई अजात शत्रु, और उसके बाद ये अपने पापा को निपटाकर मगध किंगडम के ऊपर एक रूलर के तौर पर सामने आता है। अब जैसे इसके पापा बिंबिसार किस चीज में बिलीव रखा करते थे, अपने आसपास के जो महाजनपद या फिर जनपद हुआ करते थे वहां से वो क्या बनाया करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाया करते थे। यानी कि आसपास के जो जनपद हुआ करते थे उनकी जो राजकुमारियां हुआ करती थी उनके साथ शादियां करके उनके दामाद बन के एक अच्छी पोजीशन अपनी स्थापित करते थे। लेकिन अजात शत्रु इस वाली स्ट्रैटेजी को ना ज्यादा मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं करनी है शादी वादी और मैं किसी के साथ इस तरीके से रहूं, में मुझे नहीं पसंद आता है। ठीक है। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बिंबिसार का एक वैवाहिक रिश्ता बताया था ना, ये वाला कोसाला की प्रिंसेस महाकोत्सला देवी के साथ। तो अजात शत्रु ये देखता था कि पापा ने देखो कोसल की राजकुमारी के साथ क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है। तो ये अजात शत्रु क्या करता है ना, उसी कौशल के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इस कौशल का जो राजा हुआ करता था नाम क्या है, प्रसन्नजीत। इसको क्या कर देता है, हरा देता है। इसके अलावा ना सिर्फ कौशल को ये हराता है, लिच्छवी, ये एक इंपॉर्टेंट डिफीट है जो कि लिच्छवी को दी थी अजात शत्रु के द्वारा। तो लगभग 16 साल तक ये जो लिच्छवी के साथ वॉर था ये चला था, और फाइनली लिच्छवी के ऊपर भी अजात शत्रु ने विजय प्राप्त करी थी। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा इस अजात शत्रु के टाइम में, वो ये कि दिए गए चार विकल्प में से बताइए कि किसके शासनकाल के दौरान पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित कराया गया, और कहां पर इसका आयोजन करा गया था, राजगृह के अंदर। तो आंसर रहेगा भाई आपका अजात शत्रु। तो गौतम बुद्ध जी की डेथ के लगभग कुछ हफ्तों बाद ही इस पहली जो काउंसिल थी इसका आयोजन कराया गया था। तो ये अजात शत्रु पर हमने कुछ बातें करी, आगे इनका और भी डिस्कशन होगा। अभी महाजनपदों का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए इस डायनेस्टी का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अजात शत्रु के बाद आपको नजर आएगा उदयन। तो चलिए भाई आइए, अगला कौन है, उदयन। ये वाई है भाई, ठीक है। उदयन का जो रूल है जो अजात शत्रु ने खत्म किया था वो 460 तक किया था ना, और ये जो उदयन है वो नजर आएगा 460 से लेकर 444 बीसी तक। इससे क्या ना एक आइडिया रहता है कि कब था, कहां से कहां तक किया था। तो भाई ये उदयन कौन है, ये बेटा है इसका, वही जो अजात शत्रु की हम पीछे बात करके आए थे। और इसको काफी वीक, कमजोर रूलर के रूप में जाना जाता है। जो भी इससे पहले के रूलर अजात शत्रु और बिंबिसार रहे उसकी तुलना में इसको काफी हल्का आंका जाता है। तो इसके नाम पर जो एक इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है कि जो मगध की कैपिटल पहले राज
गीर में हुआ करते थे, उस कैपिटल को राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र ले जाने का जो काम करा गया वो किसके द्वारा करा गया? इसी उदयन के द्वारा करा गया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का जिक्र किया महाजनपद पीरियड के अंदर, जो कि कौन सी थी? हर्यंक डायनेस्टी। चलिए अगली डायनेस्टी की तरफ आते हैं, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? शिशुनाग डायनेस्टी के नाम से। शिशुनाग वंश। शिशुनाग का रूल आप काफी टाइम तक, मतलब कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, आप इसको लगभग 412 से ये लोग शुरुआत करते हैं और 394 बीसी तक ये जो वंश है ये रूल करता है। तो ये जो शिशुनाग है ना, ये क्या हुआ करता था? ये ऑफिसर हुआ करता था। ये ऑफिसर किसका हुआ करता था? उदयन का ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है। और फिर उसके बाद उदयन को साइड करके ये अपने एक नए वंश की शुरुआत करता है अपने ही नाम पर। इसके शासनकाल के दौरान ऐसे कोई बहुत बड़े इवेंट तो नहीं हुए, लेकिन मगध की जो एक सुप्रीमेसी थी, एक वर्चस्वता थी, वो अवंती के ऊपर भी स्थापित कर दी गई। अवंती भी एक महाजनपद हुआ करता था ना, तो इस शिशुनाग डायनेस्टी के दौरान अवंती को भी क्या कर लिया गया? अपने इस मगध एम्पायर के अधीन लेकर आया गया कि भाई इस पर भी अब हमारा अधिकार होगा, आप यहां पर रूल अपना करो, लेकिन आप हमारे अधीन रहेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी की शिशुनाग के बाद जो अगला रूलर शिशुनाग डायनेस्टी से संबंधित आपको नजर आता है, उसका नाम था काल अशोक। काल अशोक, इसको कक वर्ण से कहा जाता है। भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, कक वर्ण से इसका संबंध बताया जाता है। इसके अगर आप यू नो रूलिंग टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 394 में ये शिशुनाग के बाद आता है और उसके बाद 366 बीसी तक यहां पर रूल करता है। इसको लेकर आपसे अगर एक सवाल पूछेंगे कि भाई काल अशोका के बारे में बताइए कि इसने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, तो इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी वैशाली में, और वैशाली से ये अपनी कैपिटल लेकर जाता है कहां पर? पाटलिपुत्र। मतलब ये कैपिटल क्या है ना, रूलर्स के हिसाब से बदलती रहती थी। अब जैसे काल अशोक आया, उससे पहले शिशुनाग था, शिशुनाग ने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर ना पाटलिपुत्र में मजा नहीं आ रहा है, वैशाली में मैं रहूंगा, वैशाली को राजधानी बना दिया। फिर ये आपका काल अशोक आया, इसने कहा कि वैशाली में मजा नहीं आ रहा है, एक काम करो पाटलिपुत्र ही ले चलो सारा का सारा सामान, मैं वहीं रहूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों से इस काल अशोक को लेकर पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? वो इस काल अशोक के द्वारा ही करवाया गया। तो ये हमने बात करी भी शिशुनाग डायनेस्टी की। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी वो रहेगी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का टाइम फ्रेम अभी जब मैं मगध एम्पायर का आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा ना, तो वहां पर आपको काफी बड़े स्तर पर इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो आप लोगों को नंद डायनेस्टी से पहले कौन नजर आते हैं? शिशुनाग। तो शिशुनागों को रिप्लेस करके कौन सामने आते हैं? नंद आते हैं। और आप लोगों को एक सवाल इस डायनेस्टी के नाम पर पूछा जाता है कि बताइए कि वो कौन सी डायनेस्टी है जिसको आप फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं? फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो उसमें भाई इस नंद डायनेस्टी का ही जिक्र होता है। इस नंद डायनेस्टी ने अपने आसपास के इंपॉर्टेंट किंगडम्स के ऊपर विजय प्राप्त करी, जैसे कि कलिंग। कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा किया गया? नंद डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल अगर आप लोगों को याद रखना है जैन धर्म से, जिसका संबंध आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिस जिना की हम बात करते हैं उस जिना की इमेज
उस जिना की इमेज को एक विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में सामने लेकर आती है ये नंद डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है उसमें आपको एक नजर आएगा महापद्मा नंदा, और यही वो महापद्मानंदा है जिसको आप एक ऐसे रूलर के रूप में जानते हैं जिसकी आर्मी में लार्ज नंबर में सोल्जर्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स हुआ करते थे। मतलब असल जो एम्पायर बनाने का श्रेय दिया जाता है वो नंद डायनेस्टी को दिया जाता है। अलेक्जेंडर जब ईस्ट की साइड में आ रहा था तो इसके बारे में महापद्मानंदा की जो आर्मी थी उसके बारे में सुनकर ही ना ये जो अलेक्जेंडर है वो क्या कहता है, वो वहीं रुक जाता है। वो कहता है कि भाई अगर ज्यादा आगे गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर महापद्मानंदा के बाद एक इंपॉर्टेंट नंद रूलर का जो आप नाम सुनते हैं वो आपको सुनने मिलता है धनानंदा। ये थोड़ा सा रंगीन आदमी था और इस नंद वंश का ये आखिरी रूलर था। इस धनानंदा को रिप्लेस करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने मौर्यन वंश को स्थापित करते हैं इस मगध एम्पायर में। तो ये मैंने कुछ डायनेस्टीज बताई हैं और इसके बाद की चर्चा मैं जब आप लोगों के साथ मौर्यन एम्पायर का जिक्र करूंगा तो वहां पर करूंगा। एक सवाल आप लोग हो सकता है मुझसे पूछें, वो पूछेंगे कि सर जी ऐसे 16 महाजनपद थे, आखिरकार क्या कारण था कि ये जो मगध है वो इतना ज्यादा पावरफुल हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप मगध के राइज के और उसके प्रोमिनेंस को स्थापित करने का कारण मानते हैं। जैसे कि जो रूलर्स आपको मगध के अंदर नजर आते हैं वो क्या थे, काफी एम्बिशियस थे। काफी मतलब उनको ये रहा करता था कि भाई हमारे आसपास के जो महाजनपद है उनके ऊपर हम रूल करेंगे। जैसे कि बिंबिसार का जिक्र होता है, काफी ज्यादा एम्बिशियस हुआ करते थे। ऐसे ही अजात शत्रु, ये ऐसे रूलर है जिनको ये था कि भाई मुझे अपने इस रूलिंग किंगडम को और फैलाना है। जैसे कि अशोक। तो ये एम्बिशियस रूलर्स का मगध के अंदर आना एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि मगध का राइज होता है, मगध अपनी प्रोमिनेंस को स्थापित करता है। दूसरा, मगध की लोकेशन। लोकेशन कैसे? तो देखो जो राजगीर और पाटलिपुत्र, ये दोनों को कैपिटल के रूप में मगध ने यूज किया। इनकी जो लोकेशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली क्या है, बेटर है, जिसकी वजह से जो मगध का कंट्रोल हुआ करता था ना वो ईस्टर्न पार्ट में भी अच्छा हो जाता था, वो साउदर्न पार्ट में भी अच्छा कवर कर लेते थे, और वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी अपनी पकड़ को काफी अच्छा रख पाते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है इनकी जो मिट्टी हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ करती थी। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार से अपने खाद्यान्न को उगाने का काम कर सकते थे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है मगध के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि आयरन यहाँ पर खाने हुआ करती थी, ये रिसोर्सेज इनको मिल गए, जिसको इन्होंने क्या किया अपने वेपन्स बनाने के अंदर या फिर अपनी जो कृषि इकोनॉमी हुआ करती थी उसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स को यूज किया। इन्होंने एलिफेंट, एक इंपॉर्टेंट कारण है, एलिफेंट को इन्होंने यूज किया युद्धों के अंदर, जिसकी वजह से जो भी इनके सामने का इनका एनिमी हुआ करता था वो पहले से ही हार कर, मतलब थोड़ा सा परेशान होकर भागने का काम शुरू कर देता था। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ ना कारण बताए हैं मगध के उदय के, उसके राइज के। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे इस महाजनपद टॉपिक के अंदर फॉरेन इन्वेजन, यानी कि जो विदेशी आक्रमण हुआ करते थे इस समय में। तो आइए भाई, फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है, FOREIGN। फॉरेन इन्वेजन्स यानी कि विदेशी आक्रमण। तो देखो लगभग जब हम 4th सेंचुरी BC तक की बातें करते हैं ना तो दो इंपॉर्टेंट एरिया
जिसमें आपको ग्रीक्स और दूसरे इरानियंस, ये लोग नजर आएंगे जो कि भारत के सब कॉन्टिनेंट में एंट्री मारने की कोशिश करने लगे थे। इसमें से जो ये ग्रीक्स हैं, इन्होंने ना सिर्फ एशिया के एक छोटे रीजन को कॉन्कर किया, इसके अलावा ये भारत की तरफ भी आगे बढ़े थे। इंडस प्लेन्स के आगे तक ये आप लोगों को जाते हुए नजर आते हैं। तो एक एक करके इन इन्वेजन्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं ईरानियन इन्वेजन, या फिर जिसको हम पर्शियन इन्वेजन भी कहते हैं। आइए भाई, ईरानियन या फिर इसको हम पर्शियन भी बोल देते हैं, पर्शियन इन्वेजन। इसमें कुछ नाम आप लोगों को सुनने मिलेंगे, वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ईरान के अंदर ना डायनास्टी हुआ करती थी, उनको कहा जाता था अक्मेनियन रूलर्स। मैं यहां पर लिख देता हूं। अभी ये जो नाम है ना, अब ये हो सकता है हिंदी में आपको अलग तरीके से मिले, लेकिन प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा। ठीक है, अक्मेनियन रूलर्स ईरान के हुआ करते थे। इन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया, एक्सपेंड किया, फैलाने का काम किया। जिस समय पर मगध के जो राजा हुआ करते थे, उसी समय पर ये भी अपने एम्पायर को काफी बड़े तौर पर फैलाने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मगध के रूलर्स के साथ इनका क्लैश होता है, इनकी लड़ाइयां होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ना ग्रीक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, नाम आपने सुना होगा हेरोडोटस। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलता है एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम, जिसका नाम क्या था, डेरियस वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था, साइरस इस ग्रीक रीजन का, उसका बेटा हुआ करता था। ये ना नेवल एक्सपीडिशन यानी कि समुद्री ना, यू नो, जो रास्ते हुआ करते थे उनके जरिए इसने पंजाब और सिंध तक अपने अभियानों को भेजने का काम किया था। और फिर वहां पर जाकर जो भारतीय सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको अपनी इस आर्मेनियन आर्मी का हिस्सा भी बनाया था। और उसके बाद जो पर्शिया है या फिर ईरान है, उसके अंदर कई सारी जगहों पर इसने एनेक्सेशन करने के भी काम किए थे, यानी कि अलग अलग जगहों पर इसने अपने पावर को और ज्यादा स्ट्रोंग करने का भी काम किया था। तो जो ये डेरियस वन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं ना, इसके बाद डेरियस टू, डेरियस थ्री, ऐसे आपको लोग नजर आते हैं। तो भारतीय सोल्जर्स को इन्होंने जब यूज किया था, तो उन्होंने बताया कि भाई भारत के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी डायनेस्टीज है, बहुत पैसा है, जिसकी वजह से बाद में अलेक्जेंडर जो है ना अपना एक मिशन उधर की तरफ भेजता है कि भाई उधर की तरफ चलता है। तो ये जो इन्वेजन हो रहे हैं, इनके कुछ प्रभाव भी रहे होंगे, कि इनका क्या प्रभाव रहा, तो हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन इन्वेजन। तो सबसे पहली चीज आप मुझसे कहोगे कि सर जी हवा में तो आए नहीं होंगे, ये लोग एक रास्तों से आते होंगे। तो ये जो रास्ता है वो खुल गया हमारे भारत की तरफ आने का, ये एक इंपॉर्टेंट प्रभाव है। इसके अलावा ना सिर्फ ये रास्ता खुल गया, इस रास्ते के जरिए फिर क्या होने लग गया, व्यापार होने लगा, ट्रेड होने लगा। भारत का सामान आपका इधर वाले रीजन में जाने लगा, उधर का सामान हमारे देश के अंदर आने लगा। ये एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से प्रभाव है या फिर एक कारण है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और क्या चीज आपको नजर आती है प्रभाव के रूप में, देखो जब हम इंडिया के तरफ आते हुए इंडस को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, या फिर इस ईरान की तरफ जाने के लिए अरेबियन सी की बात करते हैं, तो ये समुद्री जो वाटर रूट थे, ये भी आपके ओपन होता है। वाटर रूट को भी लोग यूज करने लगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्ट, एक आर्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पर्शियन आर्ट हुआ करती थी, वो हमारी जो मौर्यन आर्ट है उसके अंदर उसकी छवि देखने के लिए मिलती है। छवि क्यों देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया था पर्शिया के इन्वेजन के बाद, मतलब पर्शियन इन्वेजन के बाद, जो एक दो इनके द्वारा आक्रमण हुए थे उसके बाद।
पर्शियन इन्वेजन देख लिया, अब हम देखेंगे ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन तो ये वही वाला टाइम है आपका, 4th सेंचुरी बीसी वाला ही टाइम है। तो जो ग्रीक्स हुआ करते थे और ईरानियंस हुआ करते थे, वो पूरे विश्व के अंदर, मैं यहाँ पर ग्रीक्स का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर ईरानियंस का नाम लिख देता हूँ, ये इन दोनों के बीच में ना बहुत मोटे तौर पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ठीक है? और ये जो ग्रीक आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं का रूलर हुआ करता था, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। और इस अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया ना सिर्फ मिडल ईस्ट एशिया को, इराक के एक बहुत बड़े हिस्से को कॉन्कर करके ये आपका किधर की तरफ चलता है, ये आपका इंडिया की तरफ अपना रुख करता है। इंडिया की वेल्थ, इंडिया के पास बहुत पैसा का होना, इंडिया का वेल्दी होना, अमीर होना, वो इन कारणों में से थे कि ये अलेक्जेंडर आपका आगे की तरफ बढ़ता है। अलेक्जेंडर जो भारत पहुंचता है ना, वो एक पास, एक दर्रा से आपका आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको कहा जाता है आपका फाइबर पास। ये एक सवाल हो सकता है आप लोगों से ये पूछ लें, ठीक है? तो फाइबर पास से ये आगे की तरफ बढ़ता है, एक एक करके वहां पर जितने भी प्रिंसिपैलिटीज हुआ करते थे, जो भी रूलर्स छोटे मोटे मिल रहे थे, उनके ऊपर ये अपनी विजय को प्राप्त करता है। और उसके बाद ये आगे की तरफ पहुंचता है, यहां पर इसको मिलता है तक्षशिला। तक्षशिला का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अंबी। इस अंबी के साथ इसकी लड़ाई हुआ करती थी, या फिर लड़ाई होने के बाद काफी इसने टक्कर दी, लेकिन फिर अंबी को इसने अपने साथ अपने किंगडम के अंदर शामिल कर दिया। और फिर इस तक्षशिला के बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है, और यहां पर इसको नजर आता है कौन? पोरस। पोरस के साथ इसकी लड़ाई होती है। झेलम और चीनाब रिवर के बीच वाला जो रीजन है, वहां पर ये लड़ाई बचती है, और आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत तगड़ी वो लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पोरस को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो अंबी की जब लड़ाई हो रही थी अलेक्जेंडर के साथ, तो इसने आराम से सबमिट कर दिया था कि भाई लीजिए, ये मेरी आर्मी है, मैं आपके साथ ज्यादा यहाँ पर वो नहीं करता हूँ, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं यहाँ पर अच्छे से आपका काम कर दूंगा। लेकिन जो ये इंडियन रूलर है पोरस, ये बहुत ही ब्रेवली लड़ता है और हार जाता है, लेकिन लड़ता बहुत ब्रेवली है। तो इसकी ये जो एक तरीके से बहादुरता है, इसके चर्चे आप आज भी अलग अलग मूवीज में और अलग अलग सीरियल्स में देखता है, ठीक है? तो चलो इस बैटल की बात कर लेते हैं, जिसको झेलम का युद्ध या फिर बैटल ऑफ एडप्सिस के नाम से भी जाना जाता है। बैटल ऑफ एडप्सिस, या फिर मैं यहां पर झेलम भी लिख देता हूं, ठीक है? तो ये जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने झेलम को हेडप्सिस के रूप में मेंशन किया है, तो इसीलिए इसको हेडप्सिस का भी बैटल कहा जाता है। पहली चीज किस किस के बीच में लड़ा गया भाई, आपको एक तरफ नजर आएगा अलेक्जेंडर की आर्मी, और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा किंग पोरस। और ये लड़ा कब गए गया, ये भी आपका साल इंपॉर्टेंट है, 326 बीसी का ये समय था। और झेलम रिवर के तट पर ये युद्ध को लड़ा गया। एंशंट ग्रीक में इस झेलम रिवर को हेडप्सिस नदी के रूप में भी रेफर किया जाता है। और इस बैटल के अंदर जो पोरस है, इस पोरस ने क्या कर दिया, अलेक्जेंडर को जीतता हुआ देखकर सरेंडर कर दिया। लेकिन इस बैटल के बाद अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था पोरस की बहादुरता से, इसकी रेजिस्टेंस से, और उसके बाद इसको क्या बना दिया गया, अपना वायसरॉय बना दिया, इसको अपना सत्रप बना दिया। यानी कि वायसरॉय बना दिया था इसको। जो वायसरॉय किसके अधीन रहेगा, अलेक्जेंडर यानी कि किंग के अधीन रहेगा। तो ये छोटी मोटी बातें जो मैंने डिस्कस करी हैं, वो आप लोगों को मैंने बताई। भाई ये जो ग्रीक इन्वेजन मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसके भी कुछ इफेक्ट रहे होंगे भाई, जैसे पर्शियन इन्वेजन के हमारे देश के ऊपर कुछ प्रभाव रहे थे। तो पहला तो यही है कि जो ट्रेड रूट है, जो यातायात का रूट हुआ करता था, वो ओपन हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया और यूरोप के वेस्टर्न एशिया के साथ। अलग अलग रूट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं,
बाई लैंड भी ये लोग आया करते थे और बाई सी भी लोग आया करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आर्ट एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसका इन्फ्लुएंस हमारे देश के अंदर आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जब एक बार ओपन हो जाती हैं तो आर्ट बहुत ज्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट का मतलब हो जाएगा जैसे कि अशोक के पिलर है, आपने अशोकन पिलर्स के बारे में सुना होगा। अशोकन पिलर्स, अशोकन पिलर्स के अंदर जिन आर्ट को यूज किया है उस आर्ट के अंदर ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। कई सारे ग्रीक जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स ने भारत आने का अपना काम किया, भारत आए, भारत के इतिहास को लिखा। तो ये क्या है? ये ग्रीक इन्वेजन का एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो यार ये चैप्टर था हमारा अ, महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जाना, कुछ डायनेस्टीज के बारे में जाना। अब इसके बाद जो अगला हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, इसको भाई हम शुरू करेंगे अपनी अगले क्लास के अंदर। तो इसमें अभी तक इतना ही। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको एक्सेस करनी है तो मेरे ऐप EDU24 को डाउनलोड करके आप इस कंप्लीट जीके जीएस के कोर्स के अंदर जाकर अपनी हिस्ट्री की क्विजेज, पीडीएफ और वीडियो क्लासेस को भी देख सकते हैं। बाकी आपको पता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है, या फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जो लोग इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं, आप अपनी अगली वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।